हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्रह में। साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा कि पढ़ाई कर होंगे। बिहार बोर्ड क्लास मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के लिए यह एक लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। वन शॉट क्लास चल रहा है और क्लास डिटेल है, क्लास वैलिडिटी है। क्लास वैलिडिटी आपको मार्च 2026 तक रहेगा। डाउट सेशन की भी क्लास पर डे हो रही है और टेलीग्राम बीएससीबी संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और फुल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। और लाइव रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास चलिए। लाइव में आप जुड़ रहे हैं तो लाइव में पढ़िए और रिकॉर्डेड में बाद में देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी। ठीक है, नोट्स प्रैक्टिस पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप सभी जाके चेक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बैच का शुभारंभ करते हैं और जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। चलिए आइए, ज्यादा समय लेके नहीं, हम तुरंत शुरू कर रहे हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, आइए आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव मतलब संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव मतलब संतान को उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। जब जनन आप करते हैं तो पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसका जाति अस्तित्व में बना सकता है। देखिए, मतलब कोई भी जाति आपको डेट कर जाता है, कोई भी डेट कर जाता है, उसका जाति क्या होता है? वो मृत होने के बाद उसका जाति अस्तित्व में आ जाता है, मतलब फिर से आ जाता है। ठीक है, और जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा ही एक जीव उत्पन्न कर सकता है। मतलब देखिए, जनन वह प्रक्रिया, जनन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा एक जीव उत्पन्न कर सकता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। यह क्या है? जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र, कोशिका के केंद्रक में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र है, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। जो डीएनए के अणु जो होते हैं उसमें आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जनन जीवों में संतान उत्पन्न, मतलब जनन जो होता है जीवों में संतान उत्पन्न की क्रिया को कहते हैं। मतलब जो जनन होता है, जनन जो होता है संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिया को कहते हैं जनन। जीव में संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम कहते हैं। दूसरे शब्द में हम जान लेते हैं, कोई जीव अपने समान ही एक नया जीव पैदा करता है। मतलब कोई ऐसा जीव है जो अपने समान ही एक नया जीव पैदा कर सकता है तो उसे हम जनन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यह जीव की एक मूलभूत विशेषताएं है। जीव की क्या है? मूलभूत विशेषताएं है जो वंश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जो वंश होता है ना, तो वंश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कल के लेक्चर में फिर से लेके आएंगे इससे भी धमाका क्लास। चलिए आइए, चलिए प्रजनन के प्रकार होते हैं। प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम जान लेते हैं, क्या होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, एक जीव उत्पन्न कर सकता है। मतलब एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है। मतलब एकल जीव जो होता है ना, नए जीव को उत्पन्न करता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है। ठीक है, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है। नया जो जीव होता है पैतृक जीव के समान
स्वरूप होता है सतत गुण के लिए, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। इसका सतत गुणन के लिए एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, ठीक है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न वर्ग के जीव है उसमें यह अधिक पाया जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और 3D एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम लेके आएंगे 3D एनिमेशन भी लेके आएंगे, ओके। लैंगिक प्रजनन, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में हम बात करना चाहते हैं, दो एकल जीव नर एवं मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। देखिए, दो एकल जीव नर एवं मादा, ठीक है, दोनों मिलकर नया जीव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। इसमें क्या, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इसमें बनते हैं, ठीक है। नया जीव आनुवंशिक रूप में पैतृक जीव के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं होते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, दादा पर दादा, ये सब के बारे में बात हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए, नया जीव आनुवंशिक रूप में पैतृक जीव के समान होते हैं। जब नया जीव होते हैं वो क्या होता है, पैतृक जीव के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं होते हैं। मतलब जो बेबी होता है ना, जो बेबी होता है तो उसमें देख कुछ लोग बोलता है कि पापा पे चला गया है और दादा पे चला गया, दादी पे चला गया है, तो यही बात होता है। मतलब उसका कुछ जो होता है ना आनुवंशिक गुण उसमें मिल जाता है, ठीक है। कुछ आनुवंशिक गुण उसमें थोड़ा सा मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। समरूप नहीं होता है, पूरा एक बैग मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो प्रजाति में विभिन्नताएं जो होते हैं उसको उत्पन्न करने में सहायक होती हैं और उच्च वर्ग के जीव में ही पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या होता है, उच्च वर्ग के जीव में पाया जाता है, ठीक है। जीवों में उच्च वर्ग के जीव जो होते हैं ना उसमें यह पाया जाता है लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। थ्री डी एनिमेशन वीडियो भी ले आएंगे, ठीक है, अभी तुरंत लेके आएंगे, ओके। अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या है, चलिए अलैंगिक प्रजनन की विधियां क्या है, ठीक है। विखंडन, इस प्रकार में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं से में विभाजित हो जाती है। मतलब यह प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और द्विखंडन में क्या होता है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा। देखिए, द्विखंडन जो होता है जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, ये है, ठीक है। जैसे अमीबा के बारे में बात करिए, ये छोटा है, छोटा से थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे जाएगा और थोड़ा सा और बड़ा होगा और उसमें क्या करेगा, यहाँ पे विभाजित होगा, मतलब अपना हिस्सा ले लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से काट देंगे और ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इसको ये ले लेगा, ठीक है, और ये जो आके विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रक्रिया चलता है, ओके। आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुखंडन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए,
बहुखंडन के बारे में जान लीजिए। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए बहुखंडन में क्या होता है, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ तो? विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए प्लाज्मोडियम। चलिए खंडन किसे कहते हैं? इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़े में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए यह प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले, मतलब यह प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, मतलब बहुत सारी कोशिका वाली जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़े में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण में है स्पाइरोगाइला। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्पाइरोगाइला होगा। देखिए ये है स्पाइरोगाइला, जैसा एग्जाम्पल में बता दिया गया है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। देखिए पुनर्जन्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनर्जन्म कैसे होता है आइए हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में किसी कारणवश जीव कुछ टुकड़े में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़े एक जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रिला पेनेलिया। देखिए इस प्रकार में किसी कारणवश, मतलब इस प्रकार में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़े में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़े नए जीव में विकसित होते हैं। प्रत्येक टुकड़े क्या करते हैं? नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रिला और पेनेलिया। देखिए हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले ये एक साथ होगा। ठीक है, चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक, ये मिक्स हो गया। मानिए कि हम इसको एक पार्ट में इसको काट देते हैं, फिर एक पार्ट में काट देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया? आगे चल के एक अपना, ये क्या करेगा? ये अपना एक जीव बना देगा, और ये अपना भी जीव बना देगा, और ये अपना जीव बना देगा। ऐसे ही प्रक्रिया चलता है। ठीक है, पेनेलिया और हाइड्रिला में। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाक से कर दीजिए तो आगे हम बताएं। ठीक है, चलिए देखिए मुकुलन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है मुकुलन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए मुकुलन क्या है? चलिए मुकुलन क्या है जानते हैं। इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। जीव के शरीर पे क्या होता है? एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पुनः जीव में विकसित हो जाते हैं तथा जनन से अलग हो जाते हैं। उदाहरण में हाइड्रिला ईस्ट। ठीक है, देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है? जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। देखिए जीव के शरीर पे उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पुनः जीव में विकसित हो जाते हैं तथा जनन से अलग हो जाते हैं। ठीक है, जनन से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए आइए, चलिए बीजाणु समासंग स्पोरोगाइमा के बारे में जानते हैं। एक ऐसी संरचना है जो कई जीवों जैसी कि कवक और कुछ पौधे में अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। यह बीजुझानी के अंदर विकसित होता है जो एक विशेष आवरण वाली संरचना होती है। बीजाणु समासंग में कई बीजाणु होते हैं जो अनुकूल परिस्थिति में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को एक बीजाणु समासंग कहते हैं। चलिए आइए, चलिए एक ऐसी संरचना है जो कोई जीव मतलब जो कई जीव जैसे कि कवक और कुछ पौधे में अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। अलैंगिक प्रजनन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यह बीजाणुधानी के अंदर विकसित होता है जो एक विशेष आवरण वाली संरचना होती है। बीजाणु समासंग में कई बीजाणु होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बीजाणु समासंग कहते हैं। चलिए आइए आगे बताते हैं। देखिए कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। जनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुल भागों जैसी जल तना पटिया, देखिए जनन की वह विधि जिसमें पौधे में कुछ भाग जैसे जल तना तथा पटियाएं उपयोग परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधे उत्पन्न करते हैं। देखिए जनन की वह विधि, जैसे जनन की वह विधि जिसमें पौधे में कुछ भाग जैसे जल तना तथा पटिया उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। बीज के अतिरिक्त किसी भी भाग जैसे पत्ती, तना, शाखा, जल आदि से नए पौधे का विकास ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, जैसे बीज के अतिरिक्त मतलब एक बीज लगते हैं, उसके अतिरिक्त किसी भी भाग जैसे पत्ती मतलब पत्ती, तना, शाखा, जड़ आदि नए पौधे का विकास ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जल, तना, पत्ती आदि से होता है। इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन इसे हम कहते हैं। चलिए, जिस संरचना में कायिक जनन होगा उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिस संरचना में आपको कायिक जनन होगा उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए देखिए ये क्या है? आपका कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, इसका 3D एनिमेशन भी आएगा तुरंत अभी जस्ट। ठीक है, आइए। ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं? आइए, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी जीव के ऊतकों पर कोशिकाओं के एक कृत्रिम माध्यम से उगाया जाता है। मतलब एक ऐसी तकनीकी है जिसके किसी जीव के ऊतक या कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है। यह तकनीकी आमतौर पे पौधे के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इस
जानवरों के ऊतक पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे सजावटी पौधे। ठीक है, आक्रिक बता देते हैं। एक ऐसी तकनीकी है, देखो, एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी जीव के ऊतक या कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है। यह तकनीकी आमतौर पे पौधे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इससे जानवरों के ऊतकों पर भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण सजावटी पौधे, आक्रिकी। ठीक है, चलिए, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए, कायिक संवर्धन के कुछ लाभ है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या लाभ होता है। ठीक है, और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा दबा दीजिएगा लाइक को। ठीक है, चलिए, कायिक संवर्धन के लाभ। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि नए पौधे बना सकते हैं। देखिए, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, जैसे बीज कोई मतलब केला बीज उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं, और नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। नए पौधे क्या होते हैं? आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगने में मदद मिलती है, मतलब बीज रहित फल को उगने में मदद मिलती है। पौधे उगने का सरल एवं आसान तरीका है। देखिए, पौधे उगाने का आसान तरीका है। ठीक है, सस्ता और आसान तरीका है। चलिए, आप एठी में भी उगा सकते हैं, घर पे भी उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली घर पे होना चाहिए मिट्टी। छत पे भी आप उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छत पे होना चाहिए मिट्टी, और उसके बाद खाद ये सब डालते रहिएगा, आराम से उग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत आदमी को देखते हैं कि छतों पे सब्जी वब्जी उगा लेता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या कहता है? आइए, अब आ गया है बहुत बढ़िया टॉपिक्स, लैंगिक प्रजनन। आइए समझिएगा। ठीक है, आइए। लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा युग्मक से, देखिए, लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक के मिलने से होता है। ठीक है, और नर एवं मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसमें क्या होती है? संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। चलिए, आप सभी को समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए, फटाक से। चलिए, अब आ गए हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फूल पौधे का जनन अंग है। फूल क्या है? पौधे का जनन अंग है। एक फूल में मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्टिकेसर और पुंकेसर होते हैं। मतलब इसके बारे में हम बता देते हैं। एक फूल है जो एक फूल में मुख्य भाग में बाह्य दल, पंखुड़ी, स्टिकेसर एवं पुंकेसर होते हैं।
तो चलिए आगे आते हैं। चलिए फूल के प्रकार जान लेते हैं। फूल के प्रकार होते हैं क्या है? उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प, ठीक है। स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल में। देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं सरसों और गुड़हल में, ठीक है। और एकलिंगी पुष्प के बारे में जान लेते हैं। स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होते हैं, जैसे उदाहरण पपीता एवं तरबूजा। देखिए स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर, जो स्त्रीकेसर होता है और पुंकेसर होता है उसमें कोई एक ही जननांग मतलब जनन लेने वाला अंग उपस्थित होता है, और उदाहरण में पपीता एवं तरबूजा, ठीक है। तो चलिए पुष्प की संरचना देख लीजिए, ठीक है। परागकोश होता है यहाँ पे, चलिए बताते। परागकोश, 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 ठीक है। तंतु है, ठीक। बायदल, पंखुली, बीजांड और अंडाशय, वटलिका, वटलिकांग, ठीक है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर लीजिए फटाक से। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में? आइए अब हम पढ़ने वाले बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जान लेते क्या होता है। आइए, नर और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। यह क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। यह प्रक्रिया अंडाशय के भीतर होता है। यह प्रक्रिया किसमें होता है? अंडाशय के भीतर होता है, जहां युग्मक बनता है। जहां क्या बनता है? युग्मक बनता है। युग्मक जहां बनता है, ठीक है। फिर युग्मक भ्रूण में विकसित हो जाता है। युग्मक क्या होता है? भ्रूण में जाके विकसित हो जाता है, जो बीज के अंदर होता है। जो क्या होता है? बीज के अंदर होता है, ठीक है। बीज का निर्माण बीज पौधे में जनन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीज का निर्माण जो बीज के पौधे में जनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इसका अर्थ बताएं। चलिए, बीज का जो निर्माण होता है, बीज पौधे मतलब बीज के जो पौधे होता है उसमें प्रजनन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रक्रिया में हम बीज निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आप सभी का, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बता देते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है आपका? परागकण है, वटलिका है, ठीक है। नल युग्मक, परागनली, ठीक है। अंडाशय, मादा युग्मक है, ठीक है। वटलिका पर परागकोशों का अनुकूलन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो रहिए। आइए आपका इंतजार था। चलिए, मानव में प्रजनन, मानव में प्रजनन कैसे होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यस, ओके, डन। मानव भी लैंगिक जनन होते हैं। मानव क्या होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। मानव लैंगिक जनन होता है। मानव क्या है? एक लैंगिक जनन है, ठीक है। एक यौन प्रजनन प्रक्रिया है, जो एक यौन जो प्रजनन प्रक्रिया है जो नर और मादा युग्मक स्पर्म और अंडा मतलब स्पर्म और अंडा के मिलने से शुरू होता है। मतलब जो एक यौन प्रजनन की प्रक्रिया है जो नर एवं मादा स्पर्म और अंडा के
मिलने से शुरू होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दो कोशिकाओं के संलयन युग्मक मतलब जाइगोट बनता है, जो बाद में भ्रूण और फिर एक नवजात शिशु को विकसित होता है, मतलब नवजात शिशु विकसित होता है, जिसे एक यौन जो प्रजनन की प्रक्रिया, जो एक योनि प्रजनन की प्रक्रिया है, जो नर और मादा युग्मक, जो नर एवं मादा युग्मक स्पर्म और अंडा के मिलने से शुरू होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से दो कोशिकाओं के संलयन से युग्मक जाइगोट बनाता है, जो बाद में भ्रूण और फिर एक नवजात शिशु में विकसित होता है। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता क्या कह रहा है, परिपक्वता क्या कह रहा है। ठीक है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनालंब कहते हैं। देखिए, जब जीवन का वह काल मतलब जीवन का वह काल जब नर एवं शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो किशोरावस्था की इस अवधि को यौनालंब कहते हैं। ठीक है, चलिए यौनालंब पर परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। किशोरावस्था में एक समान मतलब किशोरावस्था में एक समान रहेगा। ठीक है, कंक एवं जननांग के पास गहरे बाल का उगना, मतलब काख जो होता है ना, काख के काख जो होता है उसमें जननांग के पास में गहरे बाल का उगना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा के तेलिए होने तथा चलिए जो काक होता है उसमें जननांग के पास गहरे बाल का उगना होता है। ठीक है, और त्वचा में तेलिए होने तथा मुहासे निकलना होता है। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, लड़कियों में क्या होता है, स्तन का आकार मतलब स्तन के जो आकार में वृद्धि होने लगती है, जो स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। लजोधर्म जो होता है, लजोधर्म होने लगता है। इसमें क्या होता है, लजोधर्म होने लगता है। चलिए आगे बताते हैं। लड़के में क्या होता है, चेहरे पर दाग एवं मूछ निकलता है, दाढ़ी एवं मूछ निकलता है। चेहरे पे क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी एवं मूछ निकलता है। आवाज फट जाता है, मतलब मेरा आवाज सुन रहे होंगे फट गया है। ठीक है, तो यही होते हैं। ठीक है, आवाज फट जाता है, आवाज में जो आवाज होता है वो फट जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन का संकेत है। यह क्या है, परिवर्तन का संकेत देता है कि लैंगिक परिपक्व हो रही है। इसमें क्या होता है, लैंगिक परिपक्व हो रही है। और नर जनन तंत्र के बारे में बोलते हैं, मतलब नर जनन तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस पे कोई बढ़िया से कंटेंट नहीं देगा, क्वालिटी कंटेंट देगा और एनिमेशन के थ्रू नहीं बताएगा बहुत।
टीचर ही लोग। हम क्या लेंगे, एनिमेशन के थ्रू बताएंगे, चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, बता देंगे पूरा टोटल। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। देखिए, वृषण का उदर, जो वृषण होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। जैसे वृषण जो होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान, जो तापमान होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होती है। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। देखिए, वृषण जो होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। जो वृषण जो होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान संतुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यकता होता है। नर युग्मक में शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स क्लियर। अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो। चलो देखिए, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। वृषण ग्रंथि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में बताते हैं। शुक्राणु का उत्पादन एवं नियंत्रित करता है। शुक्राणु का उत्पादन एवं नियंत्रित करता है। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन करता है। देखिए, लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन करता है। शुक्र वाहिनी के बारे में बता देते। यह शुक्राणुओं के वृषण के स्तन तक पहुंचता है, शीर्ष पे पहुंचता है। जो होता है, ये शुक्राणुओं को वृषण के शीर्ष पर पहुंचता है। और मूत्र मार्ग क्या होता है, चलिए, यह मूत्र एवं विल दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। ये क्या होता है, यह मूत्र एवं विल के मूत्र मार्ग जो होता है, यह मूत्र एवं विल दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है, संबंधित ग्रंथियां के बारे में जान लीजिए क्या होता है। चलिए, शुक्राणु ग्रंथि तथा प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। मतलब संबंधित ग्रंथि क्या करते हैं, जैसे शुक्राशय होता है, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। शुक्राणु क्या कहते हैं, तरल माध्यम में आ जाते हैं। ठीक है, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। यह माध्यम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके स्थानांतरण की सहायता करता है। उसको क्या करता है, स्थानांतरण की सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव मिलकर विलेय बनाता है। शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव विलेय बनाता है। मतलब क्या होता है, उनका स्थानांतरण में सहायक करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव मिलकर विलेय बनाता है। ठीक है, स्पर्म बनाता है। देखिए, ये है आपका क्या है, चलिए आइए हम बता देते हैं। ये है आपका मूत्र नलिका। ये क्या है, मूत्र नलिका है। ठीक है, और ये मूत्राशय है। ठीक है, और ये शुक्राणु है।
शुक्लाशय, सॉरी शुक्लाशय है, ये क्या है शुक्लाशय है, ठीक है। ये है आपका प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि है, ठीक है। ये है मूत्र मार्ग और ये है वृषण है, ठीक है, और शीशन है ये, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम और 3D एनिमेशन के थ्रू भी बताएंगे। चलिए आगे चलिए। और ये क्या है, आइए, ये है शुक्र वाहिनी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि। अब चलिए मादा में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र में क्या होता है, आइए हम बता देते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। अंडाशय के बारे में बताते हैं, अंडाशय ओवरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। देखिए, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। जो मादा युग्मक होता है और अंड कोशिका होता है उसका निर्माण कथी में होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। लड़की में जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होता है। देखिए, लड़की के जन्म के समय, जब लड़की का जन्म होता है उसके समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होता है। योनालंब, जो योनालंब होता है, योनालंब पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। इसमें क्या होता है, योनालंब पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। मतलब 2 महीने से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडाशय क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब फैलोपियन ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तथा स्थानांतरण करती है। मतलब जो क्या होती है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है, ठीक है। क्या करती है, स्थानांतरण करती है। चलिए, अंड कोशिका एवं शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। गर्भाशय के बारे में बता देते हैं क्या होता है गर्भाशय, ठीक है। यहाँ एक थैली न्यूमा संरचना होती है जहां पर शिशु का विकास होता है। देखिए, यहाँ एक थैली न्यूमा संरचना है। जो क्या है, एक थैली न्यूमा संरचना का होता है जहां पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि से खुला होता है। मतलब गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा जो होता है, यह योनि से खुला होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे 3D एनिमेशन आएगा, ठीक है। ये क्या है आप सभी को समझ जाइएगा, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, ये है क्या है, अंड वाहिका है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये है अंडाशय, जो ये क्या है, अंडाशय है। ये है आपका गर्भाशय, ठीक है। ये है ग्रीवा, ये है योनि,
ठीक है। ये मानव का मादा जनन तंत्र है, ठीक है। ये मानव का क्या है, मादा जनन तंत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, देखिए जब शुक्लाणु कोशिका स्पर्म और अंड कोशिका अंडाणु का मिलन होता है तो यह निषेचन होता है। यह मिलन एक नई कोशिका बनाता है जिससे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज में माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण होते हैं। निषेचन तब होता है जब शुक्लाणु अंडाणु में प्रवेश करता है और उसके नाभिक अपरा से जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। जब शुक्लाणु कोशिका स्पर्म और अंड कोशिका अंडाणु का मिलन, जैसे ये एक हो गया आपका, क्या होगा, शुक्लाणु कोशिका एवं स्पर्म और अंड कोशिका अंडाणु का मिलन होता है तब वे निषेचन होता है। यह मिलन एक नई कोशिका बनाता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज में माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण होते हैं। युग्मनज में क्या होते हैं, माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण होते हैं। निषेचन तब होता है जब शुक्लाणु अंडाणु में प्रवेश करता है। जब शुक्लाणु अगर अंडाणु में प्रवेश करेगा तभी निषेचन ना होगा, कि ऐसे ही होगा। और उनके नाभिक अपरा से जुड़ा होता है। नाभिक क्या होता है, अपरा से आपस में जुड़ा होता है। नाभिक क्या होता है, आपस में अटैच रहता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। मतलब अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि होती है 9 महीना। 9 महीना इसकी अवधि होती है, ठीक है। इसका अवधि कितना होता है, 9 महीना होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इसकी अवधि का समांतर 9 महीना या 40 सप्ताह होता है। मतलब इसका जो समान महीने या इसकी अवधि सामान्यतः 9 महीने या 40 सप्ताह की होती है। इसे आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन में गिना जाता है, ठीक है। चलिए, इसकी अवधि का समय 9 महीना या 40 सप्ताह की होती है। इससे आखिरी में मासिक धर्म के पहले दिन से गिना जाता है। चलिए, यह आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और वहां से आप लिख सकते हैं। और जो हम क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। और इसमें से भी जो हम पढ़ाए उसमें से भी आप सभी लोग लिख सकते हैं बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मास्टर नहीं कर सकता, यह आशुतोष सर की गारंटी है। आइए, जब अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता है, जब अंड कोशिका निर्माण नहीं होता है उसके बारे में हम तनी बता देते हैं। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। मतलब हर महीना जो गर्भाशय खुद को निषेचन अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी होती है। यह भ्रूण का विकास के लिए जुड़ी है। देखिए, गर्भाशय की भित्ति मतलब गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह भ्रूण को विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता है तब
इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। जब निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप से बाहर निकलता है। देखिए, यदि निषेचन नहीं होता है तब इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से योनि जो मार्ग होता है अस्टर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलता है और यह चक्र लगभग 1 महीना का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव चक्र लज्जोधर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र एवं लज्जोधर्म कहते हैं। ठीक है। 40 से 50 वर्ष की उम्र में, जब 40 से 50 वर्ष के उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। देखिए, जब 40 साल एवं 50 साल के बीच में अब आप रहिएगा तब उस समय अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप लज्जोधर्म बंद हो जाता है, जिसे लज्जो नियुति कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन अवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है जनन अवस्था। चलिए आइए। जनन अवस्था का अर्थ होता है, जनन अवस्था का अर्थ क्या होता है चलिए जानते हैं। जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना सभी लोग जानते होंगे। आप लोग टेंशन हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए आप सभी लोग। तभी आप अच्छा आदमी स्वस्थ कब होता है? जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, ओके। लोग का लैंगिक संरचना एसटीडीएस, अनेक लोग का लैंगिक संरचना भी हो सकता है। ए जीवाणु जनित गोनेलिया, सिफिलिस, विषाणु जनित मसाज, HIV एड्स फर्स्ट। ठीक है। कंडोम से उपयोग से इस रोग का संरचना कुछ सीमा तक रोकना संभव है। देखिए, कंडम, जो कंडम होते हैं, कंडम के उपयोग से इन लोगों का संरचना कुछ सीमा तक रोकना संभव है। मतलब इसका कंडम से कुछ सीमा तक हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। चलिए 31 पेज। गर्भरोधन क्या होता है? चलिए, जैसे गर्भरोधन को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। देखिए, जो गर्भ धारण करती है महिला, उसको रोकना क्या कहा जाता है? गर्भरोधन कहलाता है। ठीक है। गर्भरोधन के प्रकार, देखिए गर्भरोधन के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। यांत्रिक अवरोध शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। देखिए यांत्रिक
अवरोधन शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण शीशन को ढकने वाले कॉन्डोम, जो शीशन होते हैं उसको ढकने वाले कॉन्डोम, योनि में रखे जाने वाले सलाइवा कैंप, ठीक है, साइकिल कैंप। देखिए योनि में रखे जाने वाले साइकिल कैंप, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। सक्रिय तकनीकी का उपयोग करते हैं। नसबंदी पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को रोककर उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। देखिए नसबंदी में क्या होता है, जब पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? महिलाओं में अंडवाहिनी, मतलब महिला में अंडवाहिनी की अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना होता है। जो ट्यूबेक्टोमी होता है, महिलाओं के अंडवाहिनी के अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना होता है। देखिए अब भ्रूण हत्या के बारे में पढ़ लेते हैं। भ्रूण हत्या क्या होता है? भ्रूण हत्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोग के जागरूकता फैलाई जाए एवं भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।